हेलो, आई एम दिव्या, आई एम फ्रॉम टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। सो बेसिकली इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन का नेक्स्ट टाइप, जो कि है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इससे पहले हमने बहुत सारे नॉर्मलाइजेशंस बताए हुए हैं अलग अलग वीडियोस में। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और उसमें हमने फर्स्ट एनएफ, सेकेंड एनएफ सब कुछ बताया, जिसमें हमने ये बहुत क्लियरली और विथ एग्जाम्पल बताया हुआ था कि सेकेंड एनएफ में होने के लिए हमें टेबल से रिमूव करना होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। हमें टेबल से रिमूव करना होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में अगर किसी टेबल को हमें बनाना है तो उस टाइम पे हमें वहां से रिमूव करना होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ये सारी चीजें क्या होती हैं और कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे पहचानेंगे कि पार्शियल डिपेंडेंसी आ रही है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है, ये सब कुछ मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताया हुआ है और आप वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल क्लियरली उसमें मैंने समझाया है। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर कोई टेबल होगा तो वो तब होगा जब firstly table should be in BCNF। सबसे पहले तो टेबल को BCNF में आप कन्वर्ट कीजिए। साथ ही साथ ये हमेशा ही होता है कि जितने भी नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो अपने ऊपर वाले सारे लेयर्स को फॉलो करती हैं। जैसे अगर कोई टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होगा तो वो तभी होगा जब वो सबसे पहले तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही थर्ड नॉर्मल फॉर्म में टेबल को होने के लिए सबसे पहले उसमें वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही फोर्थ एनएफ के पहले BCNF आता है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल तभी होगा जब वो BCNF में हो। BCNF तक के सारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। साथ ही साथ फोर्थ एनएफ का एक अपना भी ये रूल है कि देयर शुड बी नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। अब मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी क्या होती है? इससे पहले मैंने बनाया हुआ था एक BCNF का लेक्चर बनाया था, उसमें हमने बताया था फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है। ऐसे ही होता है मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। देखिए, मल्टी वैल्यूड से समझ में आ रहा है कि क्या होता है। इसको हम दिखाते हैं कुछ ऐसे। हम लिखेंगे कि हम लिख सकते हैं कि अगर हम ये कहें कि A और B के बीच में मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आ रही है, तो हम ये कब कहेंगे? जब A के किसी सिंगल वैल्यू के लिए, आप इस रिलेशन को थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये किसी टेबल में रिलेशन आ रहा है कि A और B के बीच में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, B डिपेंड्स ऑन A लेकिन मल्टी वैल्यू तरीके से, तो उसको हम कैसे कहेंगे? यहाँ पे ये रिलेशन को सही होने के लिए A की किसी एक वैल्यू के लिए B की कई वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं। इस रिलेशन में मैं थोड़ा सा लिख के बताती हूँ आपको। तो इसको हम तब कहेंगे मल्टी वैल्यूड जब फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ A more than one value of B is possible। So कैसे आप समझ सकते हैं? जैसे मान लीजिए हम अगर कहें कि स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी। अब इस स्टूडेंट की आईडी हमने यहाँ पे दिखा और इसको हम अगर डिपेंडेंट करें सब्जेक्ट पे, एक स्टूडेंट है उसकी आईडी एक ही होगी और यहाँ पे जो आईडी होगी वो प्राइमरी होगी, तो इस वजह से ये सब्जेक्ट डिपेंड करेगा किस पे? आईडी पे। लेकिन एक स्टूडेंट एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ सकता है। जैसे मैं बोलूं कि 101 जिस स्टूडेंट का रोल नंबर है वो कई सब्जेक्ट्स पढ़ता है। वो C# पढ़ता है, जावा पढ़ता है, इंग्लिश पढ़ता है। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वैल्यू के लिए यहाँ पे मल्टी सब्जेक्ट के मल्टी वैल्यूज पॉसिबल हो पा रहे हैं। तो इस टाइम पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी आ रही है। पर
आपको इसके साथ साथ एक और चीज ध्यान में रखना होगा, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के लिए इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम ये देख लेते हैं, हमने ये देखा मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है, और उसके बाद हम देखते हैं रूल्स या कंडीशंस कह सकते हैं उसको, कंडीशंस फॉर बीइंग मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। ठीक है, सो कंडीशंस क्या क्या है, अगर आप कहीं पे प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है, तो सबसे पहला तो कंडीशन है कि अगर ए और बी के बीच में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है, देन जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा वही चीज कि फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मोर देन वन वैल्यू ऑफ बी इज पॉसिबल। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि जिस टेबल में आप प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है, उस टेबल में टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम्स, कम से कम 3 कॉलम्स वहां पे होने ही चाहिए। किसी भी टेबल में जहां पे सिर्फ 2 कॉलम्स हैं वहां पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं आ सकती। अच्छा, कैसे आती है, कैसे हम समझते हैं, क्या इससे दिक्कत आती है, इसको हम अभी आपको बताते हैं। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको, एक और कंडीशन है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। फॉर दिस टेबल विथ, मान लीजिए 3 कॉलम्स है यहाँ पे ए बी सी, तो इसमें अगर हम कहें कि ए और बी और सी के बीच में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है, उस टाइम पे कॉलम बी एंड सी शुड बी independent, should be independent to each other। अच्छा, अभी मैंने जो ये थ्योरी लिखी आपको तीनों पार्ट्स हम मान के चलते कि समझ नहीं आए कि ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, कैसे हम समझते हैं। मान लिया हमने ये 3 कंडीशंस हमने लिखे तो है मल्टी वैल्यूड होने के, लेकिन आपको समझ नहीं आया, तो कैसे हम एक टेबल बनाते हैं, उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम समझ पाएंगे कि इस टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ गई। जैसे यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट एक टेबल बनाई, सपोज यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई और इस टेबल में हमने 2 कॉलम्स बनाए। इस टेबल में हमने 2 कॉलम्स बनाए। एक हम स्टूडेंट से, क्योंकि हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो हम समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए हमने एक स्टूडेंट की टेबल बनाई जिसमें हमने लिखा स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का नेम। दूसरी हमने टेबल बनाई, ठीक है, इसमें हमने लिखा कोर्स, हमने लिख दिया कोर्स आईडी और कोर्स नेम, कोर्स आईडी और कोर्स नेम। अगर ये दोनों टेबल अलग अलग हैं और दोनों टेबल अलग अलग हैं, साथ ही साथ इन दोनों टेबल में सिर्फ 2-2 कॉलम्स हैं, उस टाइम पे इस टेबल में किसी भी तरीके से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं आ सकती। ये हमने पॉइंट लिखा हुआ, टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम। अब मैं एक 3 कॉलम का टेबल बनाती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। जैसे हमने एक टेबल बनाई, सपोज इस टेबल का नाम है इनरोलमेंट टेबल। कोई स्टूडेंट आया और उसने इनरोलमेंट कराया किसी कॉलेज में। इनरोलमेंट कराने के साथ ही यहाँ पे उस स्टूडेंट के लिए एक टेबल बना दी गई और इस टेबल में 3 कॉलम्स रखे गए। पहला रखा गया स्टूडेंट आईडी, नेक्स्ट रखा गया कोर्स स्टूडेंट का क्या होगा, और उसके बाद रखा गया हॉबीज क्या होंगी स्टूडेंट की। ठीक है, अब मान लीजिए इस एक स्टूडेंट आया जिसकी आईडी है 1, तो यहाँ पे भी हमने लिखा 1। कोर्स जो है स्टूडेंट का हमने यहाँ पे लिख दिया C#। और नेक्स्ट इसी आईडी का जो स्टूडेंट है वो एक और कोर्स कर रहा है, वो है जावा। हॉबीज में भी हमने कुछ लिख दिया, हमने लिखा क्रिकेट, फिर यहाँ पे हमने लिखा सिंगिंग,
इस तरीके से हमने ऑब्वियस लिखी। अब इस टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है। कैसे आ रही है, आप कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है? देखने में ये टेबल आपको सही लग रहा है, लेकिन ये टेबल गलत है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब आप इन तीनों पॉइंट्स को इससे मिलाने की कोशिश कीजिएगा। फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए की सिंगल, मान लेते हैं हम ये ए है, तो यहाँ पे ए की सिंगल वैल्यू मतलब जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उसके लिए इसकी कई वैल्यूज पॉसिबल हो रही है। देख रहे हैं हम, कोर्स भी 2 हो रहा है और हॉबीज भी 2 हो रही हैं, ऐसे ये बढ़ भी सकता है। उस टाइम पे साथ ही साथ टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम्स, इसमें कम से कम 3 कॉलम्स होने चाहिए। इस टेबल में 3 कॉलम्स भी हैं। और तीसरा पॉइंट है कि फॉर दिस टेबल जिसमें ए बी सी है, तो बी और सी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब आप ये बताइए कि एक स्टूडेंट का कोर्स और हॉबीज ये दोनों आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है कि इन दोनों को एक ही जगह पे रखने की जरूरत हो। कोर्स और हॉबीज ये दोनों एक दूसरे से किसी तरीके, ये दोनों कनेक्टेड है। कोर्स भी कनेक्टेड है स्टूडेंट आईडी से और हॉबी भी कनेक्टेड है स्टूडेंट आईडी से, लेकिन कोर्स और हॉबी एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है कि इन दोनों को एक ही टेबल में रखा जाए। इस वजह से यहाँ पे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ गई है। अब अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हम 2 और कॉलम, ऐसे आपको देखने में टेबल सही लग रहा हो, यहाँ पे हम 2 और कॉलम बना दे। सपोज हम यहाँ पे लिख दे C# और इसके साथ यहाँ पे हम पहले C# के साथ क्रिकेट था, यहाँ पे हम C# के साथ लिख दे सिंगिंग। फिर यहाँ पे हम एक बार और लिखें, कोर्स है इसका जावा, पहले जावा के साथ सिंगिंग था, अब हम यहाँ पे लिखे क्रिकेट। अब आप सपोज कीजिए ऐसे अगर हॉबीज 4 हो तब तो ये टेबल में कितनी बार एक ही वैल्यू रिडंडेंसी आ जाएगी और इस तरीके से आपका ये टेबल बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल से इस टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आई है। 3 पॉइंट्स ही हमने बताया, तीनों को यहाँ सेटिस्फाई भी करा के दिखाया आपको। अब इस टेबल को हमें जरूरत है अलग अलग करने की। हम देख रहे हैं कोर्स भी कनेक्टेड है SID से, हॉबी भी कनेक्टेड है SID से, तो कोर्स और हॉबी को एक साथ रखने का कोई भी तुक नहीं बनता है। इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसको अलग अलग रखेंगे। इस टाइम पे हम 2 अलग अलग टेबल्स बनाएंगे और दोनों को एक अलग अलग टाइप से हम इसको रख लेंगे। इनरोलमेंट टेबल था, मान लीजिए इसी टेबल को हमने 2 पार्ट में तोड़ा और यहाँ पे हमने 2 टेबल्स बनाए। एक हमने बनाया स्टूडेंट का कोर्स, एक हमने टेबल बनाया स्टूडेंट का कोर्स और दूसरा हमने टेबल बनाया स्टूडेंट की हॉबीज। दूसरा हमने टेबल बनाया स्टूडेंट की हॉबीज। अब इस टेबल में हमने 2 कॉलम्स रखे और इसमें भी हमने सिर्फ 2 कॉलम्स रखे। 2 कॉलम्स में यहाँ पे हमने लिख दिया SID और यहाँ पे हमने लिख दिया कोर्स। यहाँ पे हॉबीज वाले में हमने लिख दिया स्टूडेंट ID और स्टूडेंट ID से ही रिलेटेड है हॉबीज, तो यहाँ पे हमने लिख दिया हॉबीज। अब यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट ID 1 है, स्टूडेंट ID 1 है, तो ये 2 कोर्स कर रहा है। पहला कोर्स है C# और दूसरा कोर्स है जावा। ऐसे ही हॉबीज में भी स्टूडेंट ID जिसकी 1 है उसकी 2 हॉबीज हैं। पहली हॉबी है क्रिकेट और दूसरी हॉबी है सिंगिंग। अब हम यहाँ पे एक ही लाइन में क्रिकेट कॉमा सिंगिंग करके भी नहीं लिख सकते, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के रूल से गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को 2 छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ दिया, जिससे कि दोनों में 2 कॉलम्स हो गए और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी किसी भी तरीके से नहीं आए। इस तरीके से ये टेबल सही भी हो गया और साथ ही साथ 4th नॉर्मल फॉर्म में भी ये टेबल कन्वर्ट हो गया। सो 4th नॉर्मल फॉर्म में हमें क्या करना होता है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी जिस टेबल में आ रही है उनको रिमूव करना होता है। आई थिंक आपको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट समझ आया हो प्रॉपर। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th नॉर्मल फॉर्म आपको बताने वाले हैं। सारे नॉर्मल फॉर्म्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आप बने रहें। थैंक यू सो मच।